तो ऋषभ सर, आपने शाम को मुझे बिठा तो लिया यहाँ पर। हाँ। आज के डिस्कशन का मुद्दा क्या है? सर डिस्कशन का मुद्दा ये है कि एग्जाम सारे खत्म हो गए हैं, सारी हम्म। शिफ्ट्स हो गए हैं। ओके। और अभी आप देखिए कि एक ही वॉइस है, एक ही हल्ला है, एक ही नॉइज है सब जगह कि पैटर्न चेंज हो गया है। अब आगे क्या होगा, HECI, ये सारी चीजें। तो मुझे लगा कि हम जो बैठ के शाम को डिस्कशन करते हैं, अब वो मतलब थोड़ा हम स्टूडेंट्स को भी बताएं रिकॉर्ड करके कि क्या चीजें So you अब। want me to give you inputs from a faculty's point of view or from a student's point of view? सर देखिए, पहले तो क्योंकि आपको ऑलरेडी 15 साल हो गया इंडस्ट्री में, तो पहले तो आप ये बताइए कि व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, एंड एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, अब क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा आप जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पे अब आप बताइए कि कैसा क्या चीजें चल रही हैं। एक्चुअली क्या होता है ऋषभ के, हाँ। एग्जामिनेशन कैटेगरीज भी इवॉल्व करती हैं। हम्म। आज से 5 से 6 साल पहले तक यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन इतना फोकस में नहीं रहा हम्म। जितना अभी पिछले 4 5 साल में हो गया। अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स कमिंग इन, एडटेक प्लेटफॉर्म्स आ गए, नॉइस क्रिएट होती है। हम्म। और जब एडटेक प्लेटफॉर्म आते हैं, फैकल्टीज आते हैं, तो वो एक अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। हम्म। और वो एक एस्पिरेंट्स के मार्केट को भी डेवलप करते हैं। बिल्कुल। जैसे कोविड के पहले यूपीएससी का इतना कोई शोर नहीं था। हम्म। कोविड के दौरान लोग कैप्टिव थे अपना घर में, इंटरनेट और यूट्यूब उन्होंने भर के देखा, वहां से लोगों को पता लगा कि ऐसे ऐसे फैकल्टीज हैं, हम्म। यूपीएससी का एग्जाम होता। उसके चलते क्या हुआ कि वो कैंडिडेट्स जो पहले सोचते भी नहीं थे यूपीएससी एग्जाम की तरफ, अब वो डाइवर्ट हो गए। उनको लगता है कि हम भी ये कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से जब भी कोई एडटेक कंपनी आती है या जब बहुत सारे प्लेयर्स आने लगते हैं किसी हाँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हम्म। उनकी वजह से लोगों तक अवेयरनेस फैलती है। हाँ। अब जब अवेयरनेस फैलती है तो लोग, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बढ़ते हैं। हाँ, जैसे सर अभी यूजीसी नेट में ही अपना कोविड के पहले 5 लाख 4 लाख एस्पिरेंट थे, और अभी देखो तो 10 लाख द ऑलमोस्ट। रीजन बीइंग अवेयरनेस फैलाया गया, राइट? हाँ। तो इससे होगा क्या कि जिस तरीके से एस्पिरेंट्स बढ़ेंगे, हाँ। उसी तरीके से एग्जाम भी इवॉल्व करेगा। बिल्कुल। अब जैसे पहले डिस्क्रिप्टिव आता था, हाँ। 3 पेपर होते थे, फिर 2 हो गए, फिर अब पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव की जगह एमसीक्यू बेस्ड हो गया। हम्म। तो एग्जामिनेशन भी इवॉल्व करता है। हम्म। जैसे मैं, आपने बोला कि मुझको तो बहुत समय हो गया, मैंने एक नहीं 2 3 अलग अलग एग्जाम्स को मैं पढ़ाता हूँ, सब में एवोल्यूशन जरूरी है। हाँ। अभी प्रॉब्लम यह है कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो एक ऐसे जंक्चर पे है कि अब यहाँ पर बच्चों को सबसे ज्यादा बदलाव आता दिख रहा है, बिल्कुल। क्योंकि एचईसीआई आ गया। हाँ। और पीछे बीच में एक बार फियास्को हो गया था कि ऑफलाइन कराएंगे। हाँ। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आए, फिर यूजीसी ने भी कमर कसी, कुछ चेंजेस करे। हम्म। यूजीसी का चेयरमैन जब जब बदलेगा तो भी डायरेक्शन बदलेगा। हम तो मैनेजमेंट में पढ़ाते ही हैं कि भाई जब लीडर बदलेगा तो विजन भी चेंज होगा। हम्म। तो ये तो होना निश्चित है किसी भी एग्जामिनेशन कैटेगरी में। ओवर अ पीरियड ऑफ 5 6 7 years यू विल सी एवोल्यूशन हैपनिंग। हम्म। दिस इज नॉर्मल। अब ये स्टूडेंट्स के लिए कितना काम का है, कितना नहीं है, ये बात एक अलग पर्सपेक्टिव से हमें समझनी पड़ेगी। तो सर अभी जैसे एक बहुत ज्यादा एक जो मतलब हम क्वेरी कह लें, या मेरी ही क्वेरी है कि अब सर बहुत लोगों का ये है कि पैटर्न ही चेंज कर दिया है, 15 20 क्वेश्चन नए आए हुए हैं, चाहे आपका मैनेजमेंट की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की। तो अब मतलब एज एस्पिरेंट जो अब नया स्टार्ट करना चाहता है, कुछ बच्चों का तो यही है कि अब मैं प्रिपरेशन करूं या ना करूं, मतलब कोई दूसरी स्ट्रीम सेलेक्ट करूं। तो सर वो एज एक जो एस्पिरेंट है जो अब नया स्टार्ट करना चाहता है, या जो इस बार की जो शिफ्ट्स हुई हैं उसमें अलग अलग एग्जाम्स, अलग अलग नए नए क्वेश्चन आए हैं, उससे डिमोटिवेट हो गया है, और एक आंदोलन भी खड़ा करने का चल रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के। तो इस सब को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2 तरीके के होते हैं। एक तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनको क्रैक करने के बाद आपको जॉब मिलेगी। ठीक है। एसएससी हो गया, बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, रेलवे के एग्जाम्स हो गए। आप ये वनडे एग्जाम क्रैक करिए, उसके बाद आपको शायद जॉब मिल जाएगी। फिर कुछ एग्जाम्स होते हैं जो आपको आगे पढ़ाने के लिए, जैसे कि सीयूईटी का एग्जाम हो गया, नीट का हो गया, जेई का हो गया। अब यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कहीं बीच में बैठता है। बिल्कुल। आप ये एग्जाम क्लियर करेंगे, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो यस यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ प्राइवेट कॉलेज। सरकारी कॉलेज में क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि सरकारी कॉलेजेस में सप्लाई डिमांड का इतना तगड़ा मिसमैच है कि अगर आपके पास केवल यूजीसी नेट है, जेआरएफ भी है और यूजीसी नेट भी है, तो भी आपसे आगे लाइन में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका वर्क एक्सपीरियंस है, जिनका पीएचडी है, तो लेस लाइकली दैट विल बी गेटिंग अ जॉब इन अ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में आपको डोमेन में आपको सरकारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मिले। दूसरा यह है कि आप यूजीसी का नेट क्वालिफाई करते हो टू गेट एन एडमिशन इनटू पीएचडी कोर्स आल्सो, फॉर जेआरएफ आल्सो एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप आल्सो। तो यहाँ पर आपकी पढ़ाई की जर्नी खत्म नहीं होती, शुरू होती है। बल्कि आप
रिसर्च में जाओगे, पढ़ाओगे, और ये नहीं है कि जो कुछ आपने सब्जेक्ट में पढ़ा वो इसके बाद आपके काम में नहीं आएगा। हाँ, मतलब एक डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन है कि अब रिसर्च में ही जाना है। शुरुआत, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, अगर आप मैनेजमेंट से पेपर दे रहे हो तो आप मैनेजमेंट जितना पढ़ के जाओगे, आपको उसके बाद उसको एनरिच ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ता भी है, कुछ नया ऐड भी होता है, तो दिस इज वेलकम चेंज। व्हाई दिस इज वेलकम चेंज? क्योंकि जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो एस्पिरेंट को भी उतना एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा। बिल्कुल। अब अगर मैं एज एन एस्पिरेंट पिछले 5 साल के पेपर लगा के चला जाऊं, 6 साल के प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर लगा के चला जाऊं, और मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस मुझे पता है कि तो आ चुके हैं पहले, तो फिर मेरी नॉलेज का टेस्ट कैसे होगा? सही बात है। तो हर अच्छे एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस आपको नए देखने को मिलेंगे। मुद्दा ये बात आती है कि अब वो जो क्वेश्चंस है वो सिलेबस से है कि नहीं है। अब सिलेबस से एकदम ही बाहर आ गए तो नाराजगी बनती है। बिल्कुल। बट अगर सिलेबस में है लेकिन पूछने का तरीका, अप्रोच चेंज कर दिया, जिस डायरेक्शन में पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे उस डायरेक्शन में नहीं पूछ रहा है। मैं बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे आपका पेपर 1 में कम्युनिकेशन आता है, हमारे भी कम्युनिकेशन एक छोटा सा पोर्शन है हमारे सिलेबस में। कम्युनिकेशन के मॉडल्स पूछ लिए, कम्युनिकेशन के बैरियर्स पूछ लिए, कम्युनिकेशन के मॉडल्स किन किन ने दिए ये पूछ लिया, अभी तक ये आता था। अब मान लीजिए किसी ने बोला कि ये ऐसा सेटअप है, एक फैकल्टी ऑनलाइन पढ़ा रहा है बहुत सारे बच्चों को, यहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन का मॉडल एप्लीकेबल है? अब आप ये नहीं कह सकते कि सिलेबस से बाहर की चीज है। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट। तो अब जो इस बार हुआ है हमारे सब्जेक्ट में, ये हुआ है कि कंसेप्चुअल लेवल पर ज्यादा काम हो गया। बिल्कुल। अगर स्टूडेंट की कंसेप्चुअल लेवल पे पकड़ होगी टॉपिक की तो वो क्वेश्चन बना पाएगा, वरना वो उसको स्ट्रगल होगा ही होगा। और सर अगर ऐसा नहीं, अब क्योंकि एक चीज ये भी है कि जैसे अगर आप यूजीसी की बात करें तो वो भी एक तरीके से इवॉल्व हो रही है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन रही है, एचईसीआई। तो वो देखो, अब मैंने आपको बोला एवोल्यूशन जरूरी है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत पहले आ चुकी है। बिल्कुल। धीरे धीरे होता क्या है कि सरकार कोई भी फ्रेमवर्क बनाती है, सरकार कोई भी लॉ लेके आती है तो वो अगले दिन से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। बिल्कुल। हर एक महकमे में, हर एक जगह इनर्शिया होता है, आप एकदम से बदलाव नहीं लेके आ सकते, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही होगा। बिल्कुल। हम कोई मशीन भी बनाते हैं तो पहले 4 नट कहीं के कसते हैं, फिर 6 नट कहीं के कसते हैं, फिर बाकी के नट कहीं के, तब जाके चीजें इकट्ठी होती हैं। बिल्कुल। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे अलग अलग जगह चेंजेस हो गई होंगे। ये भी हो सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते अलाइन कर रहे हो अपने आप को उस तरफ जिस तरफ जाना है। कल को एचईसीआई आ जाएगा तो अगर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग होगी, अगर आप सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से इन डेप्थ पढ़ रहे हो, तो आपको तो डरने की चिंता ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर डीआई बहुत ही कठिन आ गया। मैंने 6-7 साल के पेपर 1 के डीआई देखे, मुझे तो कभी कठिन नहीं लगे। आप कुछ सोचो कि कौन सा बच्चा ये वाला पेपर लेकर आए, क्या 12वीं पास लेकर आए या फिर ग्रेजुएशन वाला लेकर आए, पीजी वाला बच्चा लेकर आए। तो अगर एक डिसेंट डीआई आता भी है तो आई थिंक उतना एफर्ट तो रिक्वायर्ड है, आप जाके आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। और डीआई का सीधा सीधा काम है, अगर आप रिसर्च करेंगे, स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करेंगे, स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, तो आपको बेसिक्स डीआई के तो आने ही चाहिए। आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि परसेंटेज का कंसेप्ट पूछ लिया गया। आप बिना परसेंटेज को समझे क्या रिसर्च कर सकते शुरू? बिल्कुल। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये तो बेमानी बात हो गई। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि एडटेक प्लेटफॉर्म्स आते हैं तो मार्केट भी बढ़ती है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ती है। लेकिन इस पूरी भीड़ में एक बात और गलत हो जाती है कभी कभार, कि कई बार हम ऐसे भी बच्चों को सपना दिखा देते हैं जिनके लिए ये जर्नी है ही नहीं। भाई पहले जैसे कि यूपीएससी की परीक्षा होती थी, उसकी तैयारी करने में लाखों रुपए खर्च होते थे, बच्चे बाहर जाते थे, रूम लेते थे। फिर एडटेक प्लेटफॉर्म्स आ गए, उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन आपको सारा पढ़ा देंगे, मान लिया सिलेबस कवर हो जाएगा, बच्चों को लगा कि अफोर्डेबल है। हमको सिर्फ 2 चीजें दिखती हैं, हम क्या अचीव कर रहे हैं और हमारा कितना पैसा लग रहा है। ये चीजें हम 2 देखते हैं एज अ स्टूडेंट। हम ये चीजें नहीं देखते कि ये जर्नी में मेरा कितना एफर्ट लगेगा, ये जर्नी में मुझे कितना सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, ये जर्नी में मेरे को कितना मेहनत करनी पड़ेगी, वो हम नहीं देखते। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चों को ये भी बताना हमारी ही जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों को हम बताएं कि बेटा ये परीक्षा जो है इसमें इस तरीके के चैलेंजेस भी हैं। होता क्या है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ आए, ज्यादा से ज्यादा लोग एनरोल करें,
उसके लिए हम पॉजिटिव्स पे तो एम्फेसाइज करते हैं, बिल्कुल लेकिन वी डोंट शो दी बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसकी वजह से बच्चों को फिर बाद में उनको नाराजगी होती है कि सर हमने तो बड़ी मेहनत करी, हमने तो सिलेबस करा, पैटर्न ही चेंज हो गया। हाँ, अगर पैटर्न पूरा शिफ्ट हो गया या सिलेबस के बाहर का आ गया तो वो अकेला आपके लिए थोड़ी ना होगा, वो सबके तो लिए सारे होगा। ही बच्चों के लिए होगा ना। दैट अगेन इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। वो आप तो- ऐसे देखो, आप इसे क्रिकेट खेलते हो, हाँ जब आसान पिच होती है तो दोनों टीमें रन मारती हैं, बिल्कुल जब पिच ही खराब है तो दोनों ही टीमों के लिए तो पिच खराब हुई ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो क्राइटेरिया आप चेंज कर दो कि मतलब ये मत बोलो कि आप खराब आए हैं तो हमारे लिए गड़बड़ है। भाई अगर बिल्कुल ही गलत काम करेगा कोई एग्जामिनेशन एजेंसी तो वो रिफ्लेक्ट करेगा उसके रिजल्ट में भी। बिल्कुल जहाँ कट ऑफ 210 215 जाता है जीआरएफ का, वो 200 भी नहीं जाएगा। बिल्कुल और ऐसा हुआ भी है, जब जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है कट ऑफ नीचे गए। बिल्कुल। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई इशू बनता, बट मुझे लगता है कि बच्चों को एक रियलिटी चेक जरूर होना चाहिए। टफ एग्जाम ही एक, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर एग्जाम टफ होगा तभी जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे वो, उनका जो मेहनत होगी वो एक तरीके से सफल होगी। अदरवाइज तो आपने बताया ना कि अगर आप 5-6 साल के प्रीवियस ईयर पढ़ लो तो आपका हो जाएगा, और अगर कंसेप्ट को अगर अप्लाई कराएंगे तभी तो काम होगा। हाउ डू यू डिफरेंशिएट, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द बेटर वंस? हाँ अब जेईई का एग्जाम और नीट के एग्जाम में भी अगर 12वीं का ही सिलेबस आता ही है, हाँ। लेकिन क्या क्वेश्चन वही आते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं? नहीं सर, क्यों नहीं आते? डिफरेंट। फिल्टरेशन कैसे होगा? बिल्कुल सर। अगर भारत में मान लो कि 2 करोड़ बच्चा ऐसा है जिसकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी, हाँ। अब वो 2 करोड़ में से अगर मान लो कि 4 लाख बच्चा चाहता है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं, हाँ। तो वो क्या 4 लाख बच्चा चाहता है? वो 4 लाख का 4 लाख क्या एलिजिबल भी है? तो उनमें से एलिजिबल वंस को फाइंड आउट करने के लिए कोई तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, और वो किस बेसिस पे होगा? Should we give the easiest possible question paper to everybody, or should we set a certain standard? कि at least this is the benchmark. Everybody whomsoever meets that kind of a benchmark should be able to move further. So that is the nature of the examination. But the problem is that because of vested interests, because of the commercial aspect of running any business, we tend to cater to the niche and aspirations of masses. So we tend to end up making masses happy. हम masses के satisfaction के लिए बात कर रहे होते हैं, जबकि कड़वी सच्चाई ये है कि हमको रियलिटी बतानी ही पड़ेगी किसी ना किसी पॉइंट पर। हम हमेशा चीकरा नहीं फोड़ सकते कि एग्जामिनेशन एजेंसी की ही गलती है। हर बार ऐसा होता है, हर बारी एक सेट ऑफ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर पेपर वाज वेरी टफ, पेपर वाज वेरी टफ। अब आप सोचो, पेपर वाज वेरी टफ, पिछले बार से ज्यादा टफ था पेपर। बच्चों का जनरल फीडबैक ऑलमोस्ट हर बार आता है, और हमारे सब्जेक्ट में तो पिछले 2-3 बार से कट ऑफ ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। तो तीनों बार से बच्चे बोल रहे हैं पेपर से पिछली बार से टफ था, और हर बारी जेआरएफ का कट ऑफ ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है? कोई कोरिलेशन नहीं बैठा ना। इसका मतलब क्या है कि कई बारी देखो सर, ऐसा है कि 2 बच्चे अगर गिर जाते हैं तो एक बच्चा ज्यादा शोर मचाता है, एक बच्चा शोर नहीं भी मचाता। अपन छोटे होते थे, पार्क में खेलते थे, ह्यूमन टेंडेंसी है, हम छोटे बच्चे होते थे पार्क में खेलते थे, और सिर्फ बच्चे होते थे, गिर जाते थे ना, जब देखते थे बगल में कोई नहीं देख रहा, अपने आप हाथ पैर झाड़ के उठ के चालू हो जाते थे। और लेकिन अगर वही बच्चा गिरा, उसने देखा मम्मी पापा है बगल में, तो बस रोना शुरू कर देगा। तो सेम इज द केस विद स्टूडेंट्स, नॉट सेकंड अदरवाइज, बट हमारा ह्यूमन नेचर है। वो एक टेंडेंसी हुई जाती है कि जब हम एग्जाम देके आते हैं तो हमें जो हॉरर्स होते हैं केवल वही याद रहते हैं, जाहिर सी बात, जो हम इजी क्वेश्चन छोड़ा है वो, तो उस चक्कर में हम, जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है वो यही होता है कि सर कठिन आ गया, मुझ पे ये नहीं बना, इतना सिंपल छूट गया, और उस चक्कर में हम उसको क्या लेबल कर देते हैं कि पेपर वाज। ह्यूमन टेंडेंसी इज दैट वी टेंड टू पे मोर अटेंशन टू थिंग्स व्हिच डोंट वर्क फॉर अस। बिल्कुल। अगर आप शादी में भी जाते हो, 10 चीजें खाते हो, अगर एक चीज में कमी रह गई, रसगुल्ला नहीं मिला, ठंडा मिला, या फिर हलवे में से किशमिश और काजू गायब हो गए, एक चीज थी बाकी सब बढ़िया था, तो आप उस चीज के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाते। ह्यूमन नेचर है। तो अगर आपके सामने 150 क्वेश्चन आते हैं और 10-15 ने आपको बहुत दुखी कर दिया, परेशान कर दिया, तो उनके बारे में ज्यादा सोचोगे, चर्चा करोगे, दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी। बट मुझे लगता है एकदम इमीडिएट रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ना तो स्टूडेंट्स का ना ही टीचर्स का। एस्पिरेंट को भी समझना पड़ेगा कि वो किस चीज के लिए कैपेबल है, किस चीज के लिए कैपेबल है नहीं है,
तो ये एक एस्पिरेंट कैसे फाइंड करे कि मतलब कौन सा एग्जाम उसके लिए है, कौन सा नहीं है? जैसे आपने बोला कि एडटेक कंपनीज आ गई हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से अफोर्डेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, बट इस सब उसमें वो कैसे पता लगाए कि विच एग्जाम इज राइट और कौन सा उसको परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब इसमें एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है, सपोज यू आर डूइंग समथिंग, आपके सामने आया कि ये मेरे लिए, मैं एलिजिबल हूँ इस चीज के लिए, हाँ। और आपको लगा कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. सो रादर देन डूइंग दिस, व्हाट यू शुड बी डूइंग इज दैट आप सबसे पहले उस एग्जामिनेशन का सिलेबस पहले देखें. उस एग्जामिनेशन का अगर हो सके तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, और उस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जैसे इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं वैसे कर ले, बिना प्रिपरेशन के. जैसे मान लो अपना 150 क्वेश्चन का पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, आप बैठे 3 घंटे में आपने ये क्वेश्चन पेपर लगा दिया पूरा. और जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो गेस वर्क बिल्कुल ना करें. Try and attempt only those questions which you are certain that you know the answer. उसके बाद जैसे मान लो कि उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर पेपर का कट ऑफ गया 200 मार्क्स, यूजीसी नेट से ही ले लेते हैं अपन, 300 में से 200 मार्क्स ही गया था उस पेपर का, और आपने बिना पढ़े बिना कुछ करे पेपर दिया, आपके 200 में से आए 120, 130, 140 मार्क्स, विच मीन्स तुम्हारे अंदर कैलिबर है, तुम कर सकते हो. अब 300 नंबर का पेपर है, 200 मार्क्स कट ऑफ किया है, तुमने 3 घंटे बैठ के बिना, भले ही बिना पढ़े पेपर दिया, तुम्हारे 50 नंबर भी नहीं बन रहे. तो यू नो द रियलिटी. तो उस केस में मुझे नहीं लगता कि यू शुड गेट इनटू दैट, बिकॉज़ देयर इज अ ह्यूज गैप फ्रॉम 50 टू 200. अब आप कहोगे कि सब प्रिपरेशन से हो जाएगा, प्रिपरेशन से हो जाएगा. देखिए मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ. हमारे देश में क्या है कि बच्चा पैसे बचाने के लिए एफर्ट डालता है, समय बचाने के लिए एफर्ट नहीं डालता. आई हैव सीन स्टूडेंट्स, देखो फाइनेंशियली किसी का इशू है वो बात अलग है. आई हैव आल्सो सीन स्टूडेंट जो फाइनेंशियली ठीक फैमिली से, और किसी भी कोर्स में 2, 4, 5, 6 हजार रुपए खर्च करना इज नॉट अ चैलेंज दीज डेज. अब अगर 2 लोग एक बी कैटेगरी सिटी में मूवी देखने भी जाते हो और डिनर बाहर करके आओगे, तो मूवी प्लस डिनर प्लस आना जाना 2,5-3 हजार रुपए आपका खर्च हो जाएगा. बिल्कुल. और अगर एक कोर्स आपसे 2, 4, 5 से 6 हजार रुपए ले रहा है, लेकिन वो समय आपका कितना बचाएगा? क्योंकि अगर आप खुद से करेंगे तैयारी, अगर आपको तैयारी करनी है ऑनलाइन, तो आप पहले तो 6 से 7 यूट्यूब चैनल आइडेंटिफाई करोगे, और यूट्यूब चैनल्स में आप सबको फॉलो करोगे. आपका कोई एक सीक्वेंस नहीं बना, आपका कोई एक सिस्टमैटिक तरीके से रोड मैप तैयार नहीं है, आपका कोई शेड्यूल नहीं है. और जब आप यूट्यूब पे जाते हो सर, तो यूट्यूब पे पढ़ाई हो सकती है, बट उसमें उतना नॉलेज एक्वायर करने के लिए यू एंड अप स्पेंडिंग एटलीस्ट 4 टाइम्स द टाइम. तो अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, या मेरे पास एक रोड मैप तैयार है, और मेरा शेड्यूल फिक्स्ड है, जितना मैं 1 महीने में पढ़ूंगा उतना ही मेरे को यूट्यूब से पढ़ने में 4 महीने लगेंगे. रीजन बीइंग के सर, आप सोचो, बड़ी सिंपल सी बात है, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? और उस दिन आप और हम कॉफी पी रहे थे नए साल वाले दिन, 1 फॉर द किचन एंड 1 फॉर द सोल. तो यूट्यूब इज नॉट फॉर द किचन, यूट्यूब इज मे बी फॉर द सोल, and YouTube is basically to reach out to masses and tell them that we also teach. It's basically creating awareness के जो बच्चा, जैसे अभी हम अपनी बात करें तो आंध्र प्रदेश के बच्चे, हरियाणा के बच्चे हैं, तो मतलब एक अवेयरनेस उससे क्रिएट हो जाती है यूट्यूब से, ताकि बच्चा आके हमारे कोर्स को ज्वाइन करे. हाँ. अगर यूट्यूब में आपको लगता है कि नहीं मैं सारा का सारा यूट्यूब से ही पढ़ लूंगा, हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन आप ये मान के चलें कि उसके लिए आपको समय और बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा. और होता क्या है कि यू टेंड टू डिविएट आल्सो फ्रॉम योर एक्शन प्लान. तो अगर आप फ्रेशर हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेज, अच्छे मेंटोर्स, और जरूरी नहीं है कि जो सबसे बड़ा मेंटोर है वही आपका मेंटोर. मेंटोर्स के लिए किसी से भी जब आप पढ़ते हैं तो आपके पर्सनालिटी के हिसाब से आपको कौन सबसे ज्यादा सूट करता है,
बिल्कुल सर, Somebody likes listening to Arijit Singh, somebody likes listening to Kishore Kumar. बिल्कुल। The reason is आपका जो समझने का तरीका है, हम्म, आपको किसी फैकल्टी का ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, आप उसको हम्म, फॉलो करो। हम्म। किसी को गणेश भगवान पसंद है, किसी को शंकर जी, तो जिसको जो पॉलीथीज्म है तो हाँ, बिल्कुल राइट राइट। आई थिंक इट मेक्स सेंस आल्सो, बट ये मत करो कि आप सबके पीछे पड़ जाओ हाँ, कि थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से, फिर वो मजा नहीं आता। हाँ, आपका एफर्ट भी जाएगा और आपका माइंडसेट भी हर बारी चेंज होएगा। हम्म, तो चीजें अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, इट मेक सेंस, बट आपको वो फ्री में अवेलेबल चीज का एक लिमिटेड लेवल तक ही आपको फायदा मिल पाएगा। बिल्कुल। और सर वो एक कोट भी है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली यस। जैसे अभी हम एस्पिरेंट की बात कर रहे हैं कि एस्पिरेंट कैसे चूज करें, ये चीज हम कहीं ना कहीं हमारी 10th 11th 12th के बाद भी आती है कि वी हैव टू सिलेक्ट द स्ट्रीम, कि हमें पता होता है कि वी विल बी बेटर इन आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस। सिमिलरली हमें अपने करियर के लिए भी उतना ही टाइम लगाना पड़ेगा कि वेदर आई शुड परस्यू दिस और दिस और दिस, क्योंकि जैसे कोई कॉमर्स ऑप्ट करता है तो कहीं ना कहीं उसे पता रहता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में इज नॉट डूइंग दैट मच गुड, कि अगर वो नंबर्स के साथ अच्छा है तो ही कैन डू बेटर इन कॉमर्स, या अगर उसको हिस्ट्री अच्छी लगी 10th में तो वो आर्ट्स ले सकता है। सिमिलरली एक एस्पिरेंट्स को ये भी देखना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स उसके अच्छे हैं, क्या उसके स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं, या जो उसको जॉब पोजीशन पे वो जाना चाह रहा है उस जॉब पोजीशन का नेचर क्या है। जैसे एक किसी इंसान को बाहर जाने से डर लगता है और उसको सपोज इंश्योरेंस बेचने का काम दे दिया जाए तो वो तो फेल हो जाएगा उस चीज में। तो अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट रिसर्च में है, हाँ, या आप जेन्युइनली यू लाइक इंटरैक्टिंग विद हम्म, पीपल, इफ यू लाइक टीचिंग, हम्म, if you like studying, हम्म, if you don't mind putting in extra hours in going through the same topic from different perspectives, हम्म, then this is the career path for you. बिल्कुल सर। But if you're in only for getting a government job, हाँ, सिर्फ कॉलेज जाने मिलेगा हाँ, और कुछ समय के लिए जाना पड़ेगा, बस फिर चिल है, हाँ, सर्दी गर्मी की छुट्टियां और बहुत सारे पर्क्स रहते हैं, हाँ, दिस इज द ओनली मोटिवेशन यू हैव, हाँ, यू माइट नॉट डू वेल। हाँ, क्योंकि देखिए, अगर आपको रियलिटी में बताऊं हम्म, तो सरकारी, बल्कि उस दिन मेरी बात हो रही थी किसी से, हम्म, ये इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहां उल्टी कहानी है। हाँ, सरकारी बैंक में जब आप काम करते हैं हाँ, तो सैलरी उतनी नहीं मिलती जितनी प्राइवेट बैंक में मिलती है। हाँ, ठीक है, हम्म, जनरल नोशन में ये है कि प्राइवेट जॉब में ज्यादा पैसा मिलता है, हाँ, सरकारी काम में कम पैसा कम मिलता है, पैसा लेकिन मिलता है। स्टेबिलिटी ज्यादा है। हाँ, टीचिंग उल्टा प्रोफेशन, हाँ, अक्रॉस मेजरली हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आपको कम पे करते हैं, कम पे करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आपको ज्यादा पे करते हैं। बिल्कुल। तो अब आप सोचो कि कहानी कितनी ज्यादा है, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं कहीं जॉब करने किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, हम्म, तो आपसे आगे बहुत ज्यादा लंबी लाइन है, बिल्कुल। पीएचडी करके हैं, आपसे ज्यादा एपीआई अच्छा स्कोर है उनका, हाँ, रिसर्च पेपर्स भी उनके हैं, यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड है, तमाम चीजें हैं। हाँ, तो वहां तक आप पहुंच पाए, हम्म, उसके लिए फिर आपके अंदर एक जेन्युइन इंक्लिनेशन भी होना चाहिए रिसर्च और पढ़ाई का, तभी आप वहां तक आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आपको आधे घंटे में ही अगर रीडिंग से बोर हो जाते हैं फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं है आपके अब लिए। वही ना, बच्चे बोलते हैं कि सर आरसी बहुत लंबा आ गया। तो ये देखो, मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा माइंडसेट लेके चलो कि आप किस तरीके की परीक्षा में बैठ रहे हो। हम्म, 3 घंटे आपको मिलते हैं और 50 क्वेश्चन पेपर 1 के और 100 क्वेश्चन पेपर 2 के 3 घंटे में आराम से बन सकते हैं, अगर आप इफ यू जनरली हैव अ डिसेंट रीडिंग स्पीड। हम्म, अगर आपने रीड ही नहीं करा, आपकी रीडिंग हैबिट ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा? बिल्कुल। और आगे चल के आप जा भी रिसर्च में रहे, जिसमें तो सर एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए करीब 10 अलग अलग ऑथर्स की। When you do review of literature, हाँ, जब आप अपना सिनॉप्सिस बनाओगे, रिसर्च प्रपोजल बनाओगे, आप रिसर्च करोगे, थीसिस लिखोगे, हाँ, you have to read a lot. बिल्कुल सर। पूरा You एक have to read. बिब्लियोग्राफी हो, पेजेस में हो जाती है बिब्लियोग्राफी। आप शुरू करो रिसर्च करना, आप कहीं घुसोगे कहीं निकलोगे, हाँ, एक पॉइंट के टाइम पे तो आप यही भूल जाओगे कि आप पढ़ के आ गए, तो क्यों पढ़ रहे थे। मेरे हिसाब से तो सर देखो, बच्चों को ज्यादा इस बात को लेके नहीं दुखी होना चाहिए कि पैटर्न चेंज हो गया, हम्म, डिफिकल्ट हो गया, लेंदी हो गया, ये तो रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल सर। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। और एस्पिरेंट्स बढ़ेंगे तो एग्जाम में इनोवेशन आएगा ही आएगा, वो तो हर एग्जाम के साथ है, तो यूजीसी नेट इज नो डिफरेंट। तो क्योंकि गवर्नमेंट को क्लियरली पता है हाँ, कि
अगर आगे बढ़ना है तो क्वालिटी रिसर्च और कुछ ना कुछ यूनिकनेस होगी होगी। बिल्कुल। और प्रेशर जो है वो आपके और मेरे जैसे लोगों पर ही आएगा जो आगे जाके पढ़ना चाहते हैं। तो सर अभी ये जो नॉइज वगैरह है कि एनटीए ने बच्चों का समय बर्बाद कर दिया, ये सब जो तमाम एडटेक प्लेटफॉर्म से ये सब कर रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से उनको रिस्पॉन्सिबली बच्चों को कंसोल करना चाहिए, बट उसकी जगह आप समझ रहे हैं वो यूजफुल है कि अब भाई मैं तो एक ही बात बोलूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को गालियां भी दें इसके बाद, कमेंट्स में कुछ नेगेटिव भी हो, हाँ, बट बच्चों को डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो एक फैकल्टी को फॉलो कर रहे हैं या एक न्यूज एंकर को फॉलो कर रहे हैं। तो जो एडटेक प्लेटफॉर्म से आप पढ़ाई करने जा रहे हो कि आप न्यूज अपडेट लेने जा रहे हो, तो हर चीज का एक प्रायोरिटी होना चाहिए। शुड नॉट रन इन एडटेक प्लेटफॉर्म लाइक अ न्यूज चैनल। बिल्कुल सर। मैं हमेशा से बोलता हूँ, मैं मल्टीपल फोरम्स में और अपने वीडियोस में भी बोल देता हूँ बच्चों से, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है। बिल्कुल सर। हर चीज का मुद्दा बनाना कोई सेंस नहीं है। आप हर बात का एक मुद्दा बना दे। अब जैसे कि एडमिट कार्ड एक दिन डिले हो गया, इसी का मुद्दा हो जाए। सिटी इंटीमेशन नहीं आया, इसी का मुद्दा हो जाए। 150 में से 2 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए, इसी का मुद्दा बना दे कि एनटीए क्या कर रहा था, इस 150 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाते। अरे एरर किसी से भी हो सकता है, इसका इतना तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सब इतना भी नहीं खींचना चाहिए चीजों को कि भाई, और होता भी इसलिए कि यार आपको 4 वीज एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और इट इज, देखो, भीड़ भीड़ जुटाने के लिए आपको बात ऐसी बोलनी पड़ेगी। और इसी भीड़ जुटाने की वजह से ये 5 से 10 लाख पहुंचे हैं एस्पिरेंट। ठीक है, बट वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि एस्पिरेंट्स को अपना भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा आगे चलकर। They have to filter information from noise. They have to filter the clutter out of what they actually want. ये तो रहे, और ये हर साल होता है ऋषभ सर, आप तो खैर अभी आए हो हमारे साथ। ये हर साल होता है, एग्जामिनेशंस होते हैं, उसके बाद कैसे एंगेजमेंट को रखा जाए। भाई यूट्यूब चैनल पे एंगेजमेंट तो लेके आना है, तो एंगेजमेंट को कैसे जिंदा रखा जाए, वो तो प्रॉपर उसका डिजिटल मार्केटिंग और हाँ तो पूरा प्लान बनता है। जैसे कि शुरुआत में हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन टफ हो चुका है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि सिलेबस में हो सकते हैं बहुत भारी बदलाव, क्या आप हैं तैयार। फिर कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन। फिर आगे चलेंगे, आ गया है नोटिफिकेशन, भारी बदलाव, सिलेबस में देखने को मिले नए बदलाव, बिना तैयारी नहीं हो पाएगा आपका क्लियर। फिर हम ही आपकी नैया पार लगाएंगे, हम ही आपका बेड़ा पार करेंगे। 10 घंटे का मैराथन, 100 घंटे का मैराथन, नॉन स्टॉप मैराथन। जो पढ़ाया वही आया, जो पढ़ाएगा वही आएगा। तो ये सब तो पेपर आउट, पेपर आउट, 200 में 300 में 200, तो कुछ भी हो सकता है सर। शो बिजनेस है ऑब्वियसली। यस, आप जब भीड़ इकट्ठी होगी तभी तो बिजनेस। बट बच्चों को खुद अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सर, आप और मैं पॉडकास्ट बना रहे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं 10 लोगों तक पहुंचे, बिल्कुल। बट ये बच्चों को फिल्टर करना है कि इसमें से मेरे काम की बात कितनी है, ये मेरे लिए रेलेवेंट बात कितनी है। स्टूडेंट्स शुड नॉट बी इन दी पोजीशन के वो खुद ही कंटेंट बनते चले जा रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज मेरे काम की है, कौन सी चीज मेरे काम की नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि स्पून फीडिंग होनी भी नहीं चाहिए, हर चीज की स्पून फीडिंग। एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करें, आंसर की कहाँ से मिलाएं, उसके बाद बच्चों ये कपड़े पहन के नहीं जाना एग्जामिनेशन हॉल में, क्या क्या अलाउड है ये भी बता दो बच्चों। कौन कौन से कागज लेके जाने हैं एग्जामिनेशन हॉल में ये भी बता दो बच्चों। फिर नीला पेन, काला पेन, एक एक चीज। आप एक बात बताओ सर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का परीक्षा है, कोई 6वीं 7वीं का परीक्षा नहीं है, बच्चा पहली बार दे रहा है। जो बच्चा यूजीसी नेट का एग्जाम लिख रहा है, मैं समझता हूँ 10वीं का पेपर दे चुका बोर्ड का, 12वीं का पेपर दे चुका बोर्ड का, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उसने पेपर परीक्षा लिखी ही होगी, उसे एडमिट कार्ड फॉर्म पढ़ना आता है। अब आप एक एक चीज बता रहे हैं एडमिट। और अभी तो जब ये आ जाएगा नोटिफिकेशन तो कैसे भरना है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग पे ही तमाम वीडियो बन जाएगी। इतनी स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए सर। तो ये तो मतलब
इसका मतलब रिक्वायरमेंट होना ही नहीं चाहिए। अगर आप इस स्तर पे आके बच्चों को हैंड होल्ड कर रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि वो जो 10 लाख बच्चे आप कह रहे हो, 12 लाख 15 लाख बच्चे, वो इसीलिए उनको लगता है कि हर चीज तो मुझे मिल ही मिल जाएगी, ही जा रही है, सही बात है। मुझे तो कुछ नहीं करना, मेरे को चैनल फॉलो करना है, नोटिफिकेशन कब आएगा ये बता देंगे, फॉर्म कब आएगा ये बता देंगे, कैसे भरना ये बता देंगे, पढ़ा भी ये देंगे, लिखा भी ये देंगे। बंधु पेपर तो तुम्हें जाके देखना है, और अल्टीमेटली जब ये वाला बच्चा पेपर जाके देता है हाँ फिर वो कहता है सर बहुत टफ है, हाँ, सिलेबस ही बाहर था सर। क्योंकि अभी 6 महीने तक मम्मी मम्मी, जैसे बचपन में मम्मी कर देती थी ना सब, तो लेकिन अब पेपर तो खुद ही देना है फिर तो अब वो वहां पर जाके वो जो है रियलिटी चेक हो जाता है बच्चों का। तो मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, डोंट एक्सपेक्ट मी टू स्पून फीड यू। मुझसे कतई मत एक्सपेक्ट करना कि मैं इस बात पे वीडियो बनाऊंगा कि एडमिट कार्ड आ गया है, भर लो। ये गलतियां मत करो। एग्जामिनेशन हॉल में काला पेन ही नीला पेन चलेगा, ये सब मुझसे तो ना हो पाएगा, और मैं करूंगा भी नहीं। आप तुम लोग इतना बड़े हो गए हो तो ये सब तो खुद आना चाहिए। तो कुल मिला के आप लोगों को, हम लोगों को फिल्टर करना सीखना पड़ेगा। ऑब्वियसली यस, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे कोई भी एग्जामिनेशन कैटेगरी बड़ी होती है, भीड़ बढ़ेगी बढ़ेगी, नॉइज भी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो अब बच्चों को खुद समझना पड़ेगा कि कहाँ पर उनको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और कहाँ पर उनको सीरियस, अगर वो सीरियस कैंडिडेट है तो कहाँ पर उनको थमना है। वरना तो आप सुबह से लेकर रात तक यूट्यूब पे लगे रहेंगे। वो है ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, कुछ पीली चीजें डैश डैश भी हो सकती तो सर फिर एक बस फाइनल क्वेश्चन है कि जैसे अब सर एग्जाम हो गया है और कुछ बच्चे रिजल्ट कार्ड आने का वेट कर रहे हैं, और कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, तो ये जो 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, हम उसको जनरलाइज करके आप बता सकते हैं मैनेजमेंट से या अदर सब्जेक्ट से, कि इसको रिजल्ट का वेट करना चाहिए और किसको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो So those who are targeting only for the PhD हाँ and they think they have done the अच्छे से हो गया इनका एग्जाम, हाँ वो वेट कर ले रिजल्ट का। ठीक है, उनको पीएचडी में एंट्रेंस चाहिए, हाँ और अभी कोई पीएचडी के सच कोई एग्जामिनेशन भी पेंडिंग नहीं है, पेंडिंग नहीं है बिल्कुल। तो दे कैन वेट, दे कैन चिल। हाँ जिनका एम ही है जेआरएफ करना, जेआरएफ वाले बच्चों को तो कभी रुकना ही नहीं चाहिए। अच्छा सर 1-1.25% बच्चा जिसको जेआरएफ मिलेगा, 1% भी नहीं होता। हाँ तो जेआरएफ वाले बच्चे को तो जब तक उसका दिख ना जाए उसको कि मेरा जेआरएफ निकल गया, तब तक उसको पढ़ाई छोड़नी ही नहीं चाहिए। हाँ क्योंकि पढ़ाई का मोमेंटम एक बार जब गिरता है ना सर, तो उसको वापस से अपनी एफिशिएंसी मिलाने में बहुत एफर्ट लगता है। आज आपने एग्जाम के आते आते आपने हैबिट बना ली रोज 5 से 6 घंटे डालने की, आप उस 5 से 6 घंटे को 2 घंटे तो करो, कम से कम 3 घंटे करो, जीरो मत कर। हाँ बिल्कुल, पढ़ाई मत छोड़। तो जो बच्चा जेआरएफ टारगेट कर रहा है, जब तक उसको लिख के नहीं मिल जाता कि तेरा जेआरएफ निकल गया, तब तक उसको पढ़ाई अपनी जारी ही रखते रहनी चाहिए। okay. आप गियर्स शिफ्ट कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ पुटिंग 6 hours a day, start putting in 3 hours a day. इंस्टेड ऑफ डूइंग रोट लर्निंग, रट रहे हैं डेट्स किसने कौन सी, उसकी जगह आप रिसर्च में थोड़ा डिगिंग कर लो। आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड किताबें पढ़ लो। आप जिस एरिया में रिसर्च करना जा रहे हो उसमें आप थोड़ा सा रिव्यू ऑफ लिटरेचर शुरू कर दो। अलग अलग यूनिवर्सिटीज का देख सकते हैं कि वर्थवाइल करो, लेकिन पढ़ाई बंद मत करो। जिनका था कि भाई मेरे को केवल नेट क्वालिफाई करना है, जेआरएफ होना हो कोई बात नहीं, उनको पहले ये समझना पड़ेगा उनका पेपर कैसे गया। सर 90% ऑफ द केसेस अगर आपने पढ़ाई करी है, परीक्षा देने के तुरंत बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका पेपर अच्छा गया या खराब गया। बिल्कुल पता लग जाता है सर। हाँ वो तो लग जाता है ना। और अगर आपको ये डेफिनेटली पता लग गया कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया, you could have definitely done much better. This is what is coming in your mind. I could have definitely done much better. You should get back and study again. But in case you put in your effort, आपने दूसरी बार पेपर लिखा, तीसरी बार पेपर लिखा या पहली बार पेपर लिखा और आपको पता है कि you have given your best और आपने अच्छा पेपर आपका गया, तो आप वेट कर लो 15-20 दिन, कोई दिक्कत नहीं। बट 2 कैटेगरी के लोगों को तो मैं बोलूंगा कि उनको रुकना ही नहीं चाहिए। अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं और अगर आपने नेट के लिए या जेआरएफ के लिए भरा है और आपको पता है यू कुड हैव डन बेटर, देयर वर गैप्स, आपने ये टॉपिक देखा था, आपको याद नहीं, आपने ये टॉपिक पढ़ा था, आप भूल गए, ये टॉपिक आपके सिलेबस में था, आप पढ़ के नहीं गए, आपको पता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में छोड़ के गया था, सवाल नहीं बने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट छोड़ के गया, सवाल नहीं पड़े, यार इस पे मैंने वीडियो देखा था, याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैंने देखा था, सवाल नहीं बने। इसका मतलब साफ साफ है, तेरे को पढ़ने की जरूरत है, पढ़ाई जारी रखो।
सर इससे इन पेपर वन में भी मैं यही चीज बोलता हूँ कि जैसे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एक ऐसी यूनिट है बहुत वास्ट है, तो एग्जाम के टाइम पे मैं बोलता हूँ कि आप केवल इम्पोर्टेंट पढ़ के जाइए जब टाइम नहीं रहता है। तो अब जो पूरा कंसेप्चुअल आपको पढ़ना है तो ये कुछ टाइम होता है ये स्टार्टिंग का, क्योंकि अभी एग्जाम हो चुका होता है, आपका पढ़ने का मन नहीं होता है, तो आप नहीं, 2-4 दिन का ब्रेक ले लो। हाँ मैं वही नहीं कर रहा कि आप आते ही अगले दिन घंटे से पढ़ना शुरू कर दो। टेक अ ब्रेक हाँ और ग्रेजुअली डेवलप करो। हाँ लाइकवाइज एग्जामिनेशन के जस्ट पहले तक अगर आप 8 घंटे रोज डालते थे, हम्म, आई एम नॉट सेइंग आप 8 घंटे दोबारा से शुरू करो। हाँ स्टार्ट विद पुटिंग इन 2 आवर्स अ डे। हाँ एक दो हफ्ते तो करो, हाँ जब तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। हम्म, होगा क्या कि तुम्हारा टच और कनेक्ट नहीं छूटेगा एकदम। हम्म, वो दोबारा से वो मशीन को रीस्टार्ट करने में जो एफर्ट जाता है ना, इनर्शिया वाला, वो बहुत पेनफुल होता है। बिल्कुल सर। मेंटेनेंस तो आप कर सकते हो, गाड़ी की गति धीमी करके आप गियर बाद में चेंज कर सकते हो। हम्म, कोल्ड स्टार्ट में दिक्कत होती है, आप बंद कर दियो दोबारा से आप उसे क्रैंक करोगे तो फिर वो परेशानी आएगी आएगी। आप ये तो करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। ओके सर, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। सारी चीजें क्लियर हैं, तो बस हमें यही चीजों को फॉलो करना है। एंड इस पॉडकास्ट का बस यही एक कह सकते हैं कि मोटो था कि इनफैक्ट व्हाट आई वुड से कि हाँ, अगर स्टूडेंट्स आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा कोई मुद्दा आता है जिसपे आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, हम बातचीत करें खुल के, हम्म, जैसे हमने आज बात की, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम्म, आपके हमारी जो थॉट्स हैं उससे आप कितना मेल खाते हैं या मेल नहीं भी खाते, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी वुड लव टू हियर इनपुट्स एंड फीडबैक फ्रॉम यू गाइस, हम्म, बिकॉज एट जेसी एकेडमी मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट मेक्स अस डिफरेंट। हम्म, वी आर व्हाट वी आर इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो जो है बच्चों को एकदम जेन्युइन चीज समझ में आए और रियलिटी चेक होते रहना चाहिए। बिल्कुल सर। एवरीबडी इज हियर टू डू बिजनेस। हमारा भी मोटिव है कि बच्चे आए हमारे कोर्स में पढ़े, हम्म, और हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे संग जेन्युइन बच्चा आके पढ़े। हम्म, बट हम ये नहीं चाहते कि हम किसी को गलत सब्जबान दिखाकर हम्म, अपने संग जोड़े, वो हमको नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर। That's it. और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई पैनिक कर रहा है, परेशान है, सो शेयर दिस पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब टू जेसी एकेडमी। एंड थैंक यू सो मच सर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में ओनली ऑन जेसी एकेडमी। टिल देन, हैप्पी लर्निंग। Thank you. Bye bye.